हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर्स को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। मई के महीने में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जो सबसे पहला इवेंट रहा है वो है साइक्लोन रीमल। चक्रवात रीमल झारखंड के रीजन को हिट करने वाला सबसे पहला साइक्लोन रहा है 2024 के प्री मानसून सीजन में। इस चक्रवात का नाम रीमल रखा गया है ओमान देश के द्वारा। इस चक्रवात ने झारखंड के रीजन्स को अफेक्ट किया 26 मई 2024 से लेके 31 मई 2024 तक। इस पीरियड में हम लोगों ने झारखंड के रीजन्स में थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग और स्ट्रॉन्ग विंड्स को देखा है। ओमान देश ने जो इस चक्रवात का नाम रीमल रखा है, ये अरेबिक भाषा में इस वर्ड का मतलब होता है सैंड यानी कि रेत। अब साइक्लोन से रिलेटेड और भी जानकारी ले लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी है। हम पृथ्वी पे कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हमें कोई भी पोजीशन को मार्क करने में आसानी हो। सबसे पहले पृथ्वी के बीचों बीच एक हम लकीर खींचते हैं जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। हिंदी में इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर के जो नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी तरफ का जो रीजन है, इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। वहीं जो इक्वेटर के सदर्न पार्ट है या फिर दक्षिणी गोलार्ध है, उसे हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इक्वेटर के ऊपर जितना भी लाइंस ड्रॉ किया जाएगा उसके आखिरी में एक एन लिख दिया जाता है। इसका मतलब होता है नॉर्थ। और जो इक्वेटर के साउथ में जितने भी लाइंस ड्रॉ किए जाएंगे उसके आखिर में एक एस लिखते हैं जिसका अर्थ होता है साउथ। अब देखिए, बहुत सारे लाइन खींचा जा सकता है। हर एक डिग्री पे एक एक लाइन खींचा जा सकता है, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके लाइन खींच सकते हैं। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसका हम लोग नामकरण किए हैं। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उस लकीर का नाम हम लोग रखे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। वहीं जो सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री में जो लाइन खींचे हैं उसका नाम हम लोग रखे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। इन दोनों के अलावा दो और लकीर खींचते हैं, एक 66.5 डिग्री नॉर्थ में जिसे आर्टिक सर्कल कहते हैं और एक 66.5 डिग्री साउथ में जिसे हम एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। अब जितने भी साइक्लोन्स आते हैं वो जिस रीजन पे आएंगे उस हिसाब से उस साइक्लोन का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि दोनों ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के इलाके को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। वहीं जो ट्रॉपिक्स के ऊपर वाला रीजन हो गया, चाहे नॉर्थ की तरफ बढ़े या साउथ की तरफ बढ़े, उन दोनों के रीजन्स को हम लोग टेम्परेट रीजन्स कहते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच वाला जो रीजन हो गया, ये जो ब्लू शेड से दिखाया गया है, ये टेम्परेट रीजन हो गया। अब जो टेम्परेट रीजन के ऊपर वाला इलाका होता है जो पोल्स की तरफ जाता है, इसे हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड नॉर्दर्न साइड में भी और सदर्न साइड में भी। अब हम लोग देख सकते हैं कि जिस रीजन में जो साइक्लोन आएगा या चक्रवात आएगा उसका उस तरह से नाम रखा जाएगा। जैसे जो साइक्लोन्स अगर ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है उसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। वहीं जो टेम्परेट रीजन्स में आते हैं उसे हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स को हम लोग नॉन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। नॉन ट्रॉपिकल या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। अब हम लोग साइक्लोन्स का वर्गीकरण देख लिए। अब हम लोग देखते हैं साइक्लोन्स के डायरेक्शंस के ऊपर। सबसे पहले साइक्लोन बनता कैसे है वो देख लीजिए। जैसे ये समुद्र हुआ, यहाँ पे जब सूरज का रोशनी पड़ेगा तो यहाँ का जितना वाटर होगा ये एवापोरेट करके ऊपर उठेगा। अब वाटर इवापोरेट करके जब ऊपर उठेगा तो यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बनता है।
यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बना। लो प्रेशर एरिया बना तो जितना अगल बगल का हवा है वो इसके तरफ रश करेगा, यहाँ से रश करेगा और कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। वहीं लो प्रेशर के काउंटर में जो हमारे ट्रोपोस्फेयर का लोअर पार्ट है वहाँ पे एक हाई प्रेशर रीजन भी बनेगा। अब जितने भी अगल बगल की हवाएं हैं वो हमारे लो प्रेशर के एरिया की तरफ मूव कर रहा है और पृथ्वी भी हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से एक कोरियोलिस फोर्स भी जनरेट होता है। अब कोरियोलिस फोर्स और ये जो प्रेशर डिफरेंस, ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसके वजह से हमारा साइक्लोन्स जनरेट हो जाता है, जिसको अगर हम लोग ऊपर से देखें तो कुछ इस प्रकार होता है। हाई प्रेशर एरिया से वो लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रहा है। अगर सेंटर में हमारा लो प्रेशर एरिया है तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हमारा मूवमेंट होता है। अब इसको ध्यान देना है कि जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन। अब यही जो साइक्लोन का डायरेक्शंस देखेंगे तो हमारा जो हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हमारा साइक्लोन्स का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। वहीं हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर में है साइक्लोन्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। अब ये तो हम लोग डायरेक्शन देख लिए। इसके अलावा जब अलग अलग रीजन्स में, जैसे भारत देश के लोग साइक्लोन्स को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, वैसे ही अलग अलग रीजन्स के लोग साइक्लोन्स यानी चक्रवात को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि भारत के लोग हम लोग देख लिए इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से बुला रहे हैं। वहीं अगर हम जापान और जो चाइना के लोग हैं और चाइना सी में जितने भी चक्रवात आते हैं उधर के रीजन्स में चक्रवात को टाइफून्स के नाम से लोग बुलाते हैं। जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का रीजन है वहाँ के लोग उसे विली विलीज के नाम से पुकारते हैं। अंटार्कटिक के रीजन में तो बहुत कम साइक्लोन्स आता है, लेकिन ये गिनी आइलैंड्स का इलाका हो गया, यहाँ के लोग इसे टॉर्नेडो के नाम से पुकारते हैं। वहीं अमेरिका का जो कैरेबियन रीजन हो गया, ये कैरेबियन सी है। जो कैरेबियन का रीजन है यहाँ पे हरिकेन्स के नाम से बुलाया जाता है। वहीं जो वेस्टर्न अमेरिका है या फिर जो पैसिफिक का रीजन है यहाँ पे भी हरिकेन्स के नाम से पुकारा जाता है साइक्लोन्स को। अब जो रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बॉडीज है उसका नाम देख लेते हैं। इंडियन ओशियन का रीजन है, यहाँ पे जो साइक्लोन्स का जो रीजनल बॉडी है उसका नाम है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वहीं जो जापान और चाइना तरफ का रीजन है वहाँ का जो कमेटी है उसका नाम है टाइफून कमेटी। अमेरिका में नाम है हरिकेन कमेटी। वैसे अगर हम लोग अफ्रीका के सदर्न साइड का देखें तो वहाँ पे भी नाम है RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ आने वाला जगह है उसका नाम है RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। साइक्लोन्स का वर्गीकरण देख लिया। चक्रवात के अलावा एक और चीज़ होता है जिसे हम लोग एंटी साइक्लोन्स का नाम देते हैं। अब साइक्लोन्स में हम लोग देखें जो आई ऑफ द साइक्लोन है वहाँ पे जो प्रेशर कंडीशन होता है वो लो होता है। ये आई में जो प्रेशर कंडीशन होगा वो लो होगा। वहीं एंटी साइक्लोन क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। वहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट या फिर आई ऑफ द साइक्लोन है वहाँ पे जो प्रेशर कंडीशन होगा वो हाई होगा। अब जो पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन का है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। एंटी साइक्लोन जस्ट उसका उल्टा रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज में घूमता है और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो नामकरण होता है या फिर उसका नोमेनक्लेचर होता है वो एक नोडल एजेंसी देखती है। उस नोडल एजेंसी का नाम है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं जो नॉर्दर्न इंडियन ओशियंस में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जितने भी चक्रवात उठते हैं उनका जो नामकरण होता है एक कमेटी के द्वारा किया जाता है या फिर एक पैनल के द्वारा किया जाता है। उस पैनल में जितने सारे देश है वो रहे बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन। ये देश आने वाले साइक्लोन्स के लिए अपना नाम प्रस्तावित करती हैं और WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है। इसके बाद जो भी साइक्लोन्स आता है वो नाम उस साइक्लोन का रखा जाता है।
जैसे कि यहाँ पे कॉलम वाइज से देखें, सारा देश है, उन्होंने अपना नाम प्रस्तावित कर दिया है। जैसे निसर्ग, ये नाम दिया था बांग्लादेश ने। फिर गति, फिर निवान, गति नाम दिया था इंडिया ने। फिर ईरान ने नाम दिया था निवार। इसी प्रकार से कॉलम 1 का आप लोग पूरा नाम देख सकते हैं, किस तरह से नाम रखा गया था, जिसमें हम लोग यास, गुलाब या शाहीन, ये सारे नाम हम लोग सुन चुके हैं। तो इस प्रकार ये एक एक करके कॉलम वाइज जाते रहेगा। जब एक कॉलम ख़त्म हो जाएगा फिर वो नेक्स्ट कॉलम पे आएगा। जैसे जो सेकंड कॉलम का पहला नाम था बांग्लादेश के द्वारा दिया गया बिपोरजॉय, ये आ चुका है। फिर तेज, ये भी आ चुका है। इसी तरीके से देखते हैं जो अभी रिसेंट हमारा चक्रवात आया है, उसका नाम रखा गया है रीमल, और ये नाम रखा था ओमान ने। अब हम लोग देखेंगे कि जो आने वाला चक्रवात है, तो नेक्स्ट जो चक्रवात का नाम होगा उसका नाम होगा आसना, और ये नाम दिया है पाकिस्तान ने। उसके बाद का जो नाम होगा कतर के द्वारा दिया गया है दाना। फिर फिंगल, श्रीलंका के द्वारा दिया गया नाम है शक्ति। फिर थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया है मानथा। सेनियार, यमन के द्वारा नाम दिया गया है दितवा। अब इस तरह देखते जब कॉलम 2 भी खत्म हो जाएगा फिर कॉलम 3 पे आएंगे, जो अर्नव से शुरू होके दिक्षम तक जाएगा। और जब ये भी नाम खत्म हो जाएगा फिर कॉलम 4 में जाएंगे। आके आप समझ गए कि जितने भी नाम रखे जाते हैं चक्रवात के, वो पहले से ही नाम दे दिए जाते हैं। बस चक्रवात आएगा और एक एक करके नाम सब हम लोग देते जाएंगे, कौन सा नाम कब रहेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में अफीम यानी पॉपी सीज किया गया है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। अब जो ये अफीम सीज किया गया है, इसका टोटल क्वांटिटी था 37.23 क्विंटल, और इसका टोटल वर्थ था 5.58 करोड़। अब इतना जो पॉपी अफीम हमारा सीज हुआ है सिंहभूम में, हमारे पश्चिमी सिंहभूम में, ये दर्शाता है कि ड्रग्स हमारे झारखंड में एंटर कर रहा है। और ये हमारे देश के, हमारे शहर के और हमारे स्टेट के युवाओं के लिए अच्छी बात है नहीं, क्योंकि लोग नशा के आदी हो जाते हैं और नशा से निकल नहीं पाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो भारत देश में हमारा जो पंजाब वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स से पीड़ित रहता है, वहीं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो भी पीड़ित रहता है। इसका मेन जो कारण है ना, दुनिया में जो इलीगली पॉपी ग्रो करते हैं उसमें 2 सबसे बड़ा जगह है। एक का जगह का नाम है गोल्डन क्रिसेंट, और एक का नाम है गोल्डन ट्रायंगल। बहुत कोई इसे गोल्डन के जगह पे डेथ का नाम देते हैं, डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल। अब देखिए, क्रिसेंट होता है एक चांदनुमा आकार। तो हमारे भारत देश के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, उत्तर पश्चिमी पार्ट है, वहाँ पे देखिए 3 देश है, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ये तीनों देश मिलके इलीगली पॉपी ग्रो करती है, और ये तीनों देश को अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे क्रिसेंट फॉर्म करती है। तो इसीलिए इस एरिया का नाम दिया गया गोल्डन क्रिसेंट या फिर डेथ क्रिसेंट। वहीं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जब देखते हैं, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके सदर्न में देखेंगे, तो वहाँ पे जो 4 देश हैं, बर्मा यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये 4 देश मिलके एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनता है, और यहाँ पे भी अफीम का खेती बहुत ज़्यादा होता है। तो इस रीजन को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल या फिर डेथ ट्रायंगल का नाम देके पूरे वर्ल्ड में ये एरिया फेमस है। अब इंडिया को देखेंगे तो ड्रग्स के मामले में दोनों तरफ से घिरा हुआ है, नॉर्दर्न तरफ से भी और सदर्न साइड से भी, साउथ ईस्टर्न साइड से भी। इसीलिए इंडिया में हमारा ड्रग्स का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ड्रग्स दोनों नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर और साउथ ईस्टर्न बॉर्डर से ये घुस जाता है, कैसे भी करके, दोनों तरफ से अगर देखते हैं तो हम लोग। चलिए इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रीन बूथ्स इन झारखंड। झारखंड में अभी जो इलेक्शंस हुआ, लोकसभा के इलेक्शंस, तो कहीं कहीं पे ग्रीन बूथ लगाया गया था। अब ग्रीन बूथ क्या कहता है, ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करता है और कहता है कि एक प्लास्टिक फ्री सोसाइटी बने और सब उसमें रहें। इस तरह का चीज़ ग्रीन बूथ्स के द्वारा एडवोकेट किया जा रहा है, और ये हुआ था हमारे कोडरमा जिला में। तो बस हमें याद रखना है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रीन बूथ लगा था वो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में लगा था झारखंड के। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक नोटिस इशू किया है नॉर्थ कनपुरा थर्मल पावर प्लांट के लिए।
अब जो नॉर्थ कनपुरा का जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, ये हमारे चतरा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इस पावर प्लांट का अगर टोटल कैपेसिटी देखें तो 1980 मेगावाट है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट है, पर हर एक यूनिट का जो कैपेसिटी है वो 660 मेगावाट है। तो इससे हमारा 1980 मेगावाट ये टोटल जनरेट करता है। मार्च के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पावर प्लांट को पूरे देश को समर्पित कर दिया था, इसीलिए ये मार्च के महीने में भी न्यूज में रहा है। अब क्या हुआ, मार्च के महीने में पूरे देश को समर्पित किया गया है। अब देखिए अप्रैल के महीना में इसका एक यूनिट में फायर पकड़ लिया, आग लग गया है। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो आग लगा है उसके प्रति कंसर्न अथॉरिटीज है वो अपना रिप्लाई दे। अब हमें जानकारी लेना है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो क्या है। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि हमारे संविधान द्वारा लागू किया जाता है, और इस बॉडी को लागू करने के लिए जो एक्ट पारित हुआ था वो 2010 में पारित हुआ था, और उस एक्ट का नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अब ये जो बॉडी है ये डील करती है उन केसेस पे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और जितने भी अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड है। हमारे नॉर्थ कनपुरा में आग लग गया, तो इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे एक नोटिस जारी किया है। एनजीटी के बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं। स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल के फॉर्म में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया था जिसने इस प्रकार का एक एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल को लागू किया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ही एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल का गठन किया था। अब एनजीटी के पास जो भी केस आएगा, अब वहां पे ये नहीं चलेगा कि डेट पे डेट देते जाएं, 2 साल 3 साल 4 साल तक वो जो केस है वो खिंचाता रहेगा। नहीं, एनजीटी के ऊपर मैंडेट किया गया है कि वो 6 महीना के अंदर जो केस फाइल होता है वो 6 महीने के अंदर उसको डिस्पोज करना है या फिर उसे उसका रिजल्ट देना है। अब हम लोग देखते हैं एनजीटी पूरे देश में 5 जगह पे एनजीटी का सिटिंग होता है, जिसमें जो हमारा प्रिंसिपल या मेन प्लेस है वो न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल में है। इसके अलावा जो और 4 जगह है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में एनजीटी का सिटिंग होता है। अब हम लोग देख लिए कि चतरा का ये जो नॉर्थ कनपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये न्यूज़ में किस कारण से रहा है और एनजीटी ने इसे क्यों नोटिस दिया है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।